NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मेरा नाम सुरभि है। मैं प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आई एम योर हिंदी टीचर। हमने 12th के चैप्टर 6 का गद्य कैसे पढ़े को देखा था। ओके, उसका इतिहास, उसका विकास कैसे हुआ, वो सब कुछ। ठीक है, तो अभी ये लास्ट पार्ट है, तो इसमें देखते हैं कि क्या है। पिछले वीडियो में पार्ट 5 में हमने देखा था कि एक गद्य दिया गया था और उसके कुछ क्वेश्चन थे, जिसके दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अभी तीसरे को देखते हैं। ओके, और ये गद्य कैसा था कि अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा मतलब बुक से बाहर का कोई गद्य पूछ लेता है, यानी वो जो होता है ना 3-4 पैराग्राफ होते हैं और नीचे उसके क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर हमें ढूंढ के उसमें से लिखने होते हैं। ओके, तो अगर आपको कोई ऐसा गद्य मिल जाए कि जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो आप उसको आंसर कैसे करोगे, तो वो हम सीख रहे हैं। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन था, उसका आंसर देखते हैं। इसमें महात्मा जी के सपने के बारे में पूछा गया है। 2 प्रश्नों के उत्तर तलाश लेने के बाद अब आपको इसका उत्तर तलाशने में आसान लगेगा। इसमें भी 2 बातों पर बल दिया गया है, एक है विश्व शांति और विश्व बंधुत्व। ओके, अब आप आसानी से समझ सकते हो कि गांधी जी के यही 2 सपने थे, तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है कि महात्मा गांधी का सपना था कि विश्व शांति कायम हो, और यानी कि दुनिया में शांति हो, लड़ाई झगड़े ना हो। विश्व बंधुत्व अर्थात पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहे और आपस में प्यार करें। ओके, तो ये हो गया 3rd का आंसर। मीन्स कहने का मतलब ये कि गद्य में जैसा लिखा है वैसा बैठा आपको नहीं लिखना है, आप अपना कुछ अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन गद्य में जो लाइन है आंसर की वो आपके आंसर में होनी चाहिए। ओके, अभी चौथा प्रश्न देखते हैं कि शब्दों के अर्थ आप तभी जान सकते हो जब नियमित शब्दकोश देखो, शब्दों के अर्थ जाने और उनका प्रयोग भी करें, चाहे बोलने के स्तर पर हो या लिखने के। आप तो जानते ही हैं कि शब्द भंडार तब बढ़ता है जब उनका प्रयोग करना सीखते हैं। ये डिक्शनरी वाली बात है। ओके, शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी होती है, जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा ही हम शब्दों के बारे में अवेयर होंगे, राइट। शब्दों को और ज़्यादा जानेंगे कि कैसे कैसे शब्द होते हैं, कहाँ उसका कैसे यूज़ होता है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए नए नए शब्दों के अर्थ जानने और उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, तो आप में से कई लोग छपे शब्दों के अर्थ जानते ही होंगे, लेकिन आइए इनको एक बार फिर बता देते हैं। यदि ये हाशिए पर दिए जा रहे हैं, आशा है कि आप अपठित पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तलाशने का तरीका जान गए होंगे। यानी कि अपठित यानी क्या था, जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा उसको अपठित बोलेंगे। तो जो हमारे लिए नया है, अगर वो गद्य पूछ लिया एग्ज़ाम में जिस टॉपिक के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते, तो क्या करेंगे, पहले उसे शांति से पढ़ेंगे एक बार, फिर जो क्वेश्चन है उसको रिलेटेड जो क्या आंसर आ रहा है उसको देखेंगे हम, और फिर इसका आंसर करेंगे। तो यदि फिर भी मुश्किलें आ रही हैं तो आपको विस्तार से बताते हैं कि अपठित को पढ़ना कैसे चाहिए। ओके, अपठित को पढ़ना कैसे चाहिए। किसी भी गद्य को, चाहे वह पठित हो या अपठित, पढ़ने का तरीका कैसा होता है, एक समान होता है। इसलिए निम्नलिखित चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहले तो आपके पढ़ने की गति क्या है, दूसरा है चिंतन मनन, तीसरा है विचारों का बोध, अंतर्निहित उद्देश्यों का समझना और शब्दकोश देखने की आदत डालना।
तो फर्स्ट है पढ़ने की गति। उसको देखते हैं कि कोई भी पुस्तक पढ़ते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं। क्या पढ़ते समय बीच बीच में दूसरे काम भी करते रहते हैं, कुछ सोचते या लोगों से बातें भी करते रहते हैं? अगर पढ़ते समय ऐसा करते हैं तो क्या आपने पढ़ी हुई बातें आपको पूरी तरह याद रह जाती हैं? नहीं ना जी। पढ़ते समय एकाग्रता होना ज़रूरी है। ओके, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको उसमें अपना 100% देना चाहिए, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तभी आपको वो एक ही बार में याद हो जाएगा। कई लोग होते हैं जो एक ही टॉपिक को बार रिवीजन करते रहते, उनको फिर भी याद नहीं रहता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एकाग्र होकर नहीं पढ़ते हैं। अगर आपका ध्यान दूसरी तरफ होगा तो पढ़ी हुई चीज़ें ठीक से याद नहीं रह पाएंगी। इसी तरह अगर पढ़ने की आपकी गति ठीक नहीं होगी तो एक ही पाठ को पढ़ने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसीलिए पढ़ने के लिए ज़रूरी है आपकी तेज़ गति और पाठ को पूरी तरह समझते हुए पढ़ना। समझ गए? पढ़ने का तेज़ गति से पढ़ने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े जाओ, लेकिन आपको जो पढ़ रहे हो उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। तो पढ़ते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि पढ़ते समय पूरा ध्यान आपका पाठ में केंद्रित हो। जल्दी जल्दी पढ़े और मन में पढ़े, बोलकर या देर तक रुक रुक कर नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ भी कोई बात समझ में नहीं आती या लगे कि पीछे पड़ी हुई कोई बात छूट गई है तो वहीं रुककर उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? अगर कोई शब्द ऐसा आ गया कि जिसको आपको नहीं पता कि इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि कोई ऐसी लाइन या ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ने में मुश्किल होती है कि इसका अर्थ नहीं समझोगे तो आगे क्या समझोगे, राइट? तो पहले जो जहाँ अटके हो उसको रिवाइज करो, उस अंश को बार बार पढ़ो और पूरी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़ो। जहाँ आवश्यक हो और सुविधा उपलब्ध हो पाठ से संबंधित संदर्भ को भी समझना या दूसरी पुस्तकों या माध्यम से जानने का भी प्रयास करना चाहिए। सेकंड है चिंतन मनन। कोई भी पाठ आप तभी अच्छी तरह समझ पाते हो जब उसमें लिखी बातों को समझने के साथ साथ उस पर चिंतन मनन करें। आप कुछ पढ़ते होंगे तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात मिल जाती होगी जो आपके मन में देर तक टिकी रह जाती है ना? कोई ऐसा सेंटेंस होता है या कुछ भी ऐसा होता है जो हमारे जहन में रह जाती है ना? हमें वो लाइन याद रह जाती है, कोई ऐसी बात कही हो वो याद रह जाती है, तो उसके बारे में चलते फिरते सोचते रहते होंगे, उससे अलग अलग संदर्भों से जोड़ने का प्रयास करते होंगे और उस पर आपके मन में तरह तरह के सवाल भी उठते होंगे। यही चिंतन मनन है। अपने भीतर चिंतन मनन की आदत विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ी हुई बातों पर तर्क करना सीखो। उस पर जितने भी तरह के सवाल आपके भीतर पैदा हो रहे हैं उनके जवाब तलाशने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना? तो ये सारे तर्क है, इसके आपको आंसर भी ढूंढना आना चाहिए कैसे भी करके। अभी तो गूगल पे भी सब अवेलेबल रहता है, यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है। ओके, तो आपको कोई अगर क्वेश्चन है तो आपको तुरंत उसका आंसर ढूंढना चाहिए। ये क्या है कि उस टॉपिक को लेकर आप चिंतन मनन कर रहे हो। जैसे जब भी कुछ पढ़ रहे हो तो आप सोचें कि ऐसा क्यों लिखा गया है, इसका अर्थ क्या होता है, तो उस बात की आपसे संदर्भ में प्रासंगिकता क्या है, किन परिस्थिति या स्थितियों में ऐसा लिखा गया होगा, है ना? तो अगर ऐसा नहीं लिखा जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, ऐसा नहीं होता और ऐसा होता तो क्या होता? ये सारे सवाल आपके जहन में आते हैं तो आपको उसका आंसर ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा छपी हुई सामग्री का अर्थ यह नहीं लगा लेना चाहिए कि जो कुछ लिखा है वो सही ही है। बिना अपने तर्कों पर उसे परखे पूरी तरह सही न मान ले, उस पर तरह तरह के तर्क करें और फिर निष्कर्ष निकालें। इस तरह तर्क करने से आप पाठ को न सिर्फ चीज़ों को अच्छी तरह समझेंगे बल्कि वह पाठ आपके मन में काफ़ी समय तक बना रहता है। हमें बचपन में बहुत सारी कहानियाँ और पोएम्स पढ़ते हैं
जो कुछ हमें आज भी याद है। ऐसा क्यों होता है वो आप याद करना, ओके। तो उसमें कई बातों का बोध अच्छी तरह से हो सकता है। गुजरता हुआ पतवार तक पहुंचता है। यही कारण है कि नाव के पीछे के हिस्से की तुलना में बीच के हिस्से के बारे में प्रश्न का उत्तर देते समय लोग कम समय लगाते हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि एक बार जब हम मानसिक आकृति बना लेते हैं तो उस पर उसी तरह नज़र दौड़ाते हैं जैसे कि एक वास्तविक आकृति। इन शॉर्ट यहाँ पे कल्पना की बात करी गई है कि आपका जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमने नहीं देखी है लेकिन हम बुक में वो पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारा दिमाग क्या है, उसकी एक आकृति बना लेता है ना, कि ये ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये आपकी कल्पना से जुड़ी है, तो आपकी इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। थर्ड आता है विचारों का बोध। हर रचना में, हर पाठ में कोई ना कोई विचार अवश्य होता है, राइट। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? ज़रा सोचिए, किसी भी रचना में विचारों का महत्व होता है। विचार के बारे में तो आप जानते ही हैं कि, और कविता कैसे पढ़े पाठ में भी आप विस्तार से पढ़ भी चुके हो। फर्स्ट चैप्टर है कविता कैसे पढ़े, उसमें हमने देखा कि विचारात्मक और भावात्मक, है ना। तो उसमें कविता लिखने के लिए भी विचारात्मक सोच कितनी आवश्यक है। विचार किसी भी व्यक्ति के सोचने के तरीके, उसके आसपास के वातावरण, सामाजिक स्थिति और संस्कारों से उपजी हुई एक दृष्टि होती है। किसी भी चीज़ को देखने का उसका नज़रिया होता है जिसके आधार पर वह एक धारणा बनाने पर विवश होता है। यही विचार कहीं ना कहीं उसकी समझ में भी उत्तर कराता है। कई बार पढ़ते हुए आपको जगह जगह कुछ बातें, कुछ वाक्य ऐसे मिल जाते होंगे कि जिन्हें आप रेखांकित कर लेते होंगे और दूसरों से बातें करते हुए उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे रहीम हो, कबीर हो, दादू, रैदास, तुलसी, सूर आदि के दोहों या पदों को ही ले लीजिए। हम इनके दोहे या पद हो, कोई मुहावरिया हो, रूढ़ि प्रयोग हो, उसको हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी किसी ना किसी के ऊपर यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर हमारी जो कोई पढ़ी हुई चीज़ है वो अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं तो लोग उनका प्रायः बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, यानी उनमें कोई ना कोई विचार ऐसा तो ज़रूर होगा जो आपके मन को छू लेता है। पुस्तक पढ़ते समय लेखक या कवि के इन विचारों का भी बोध आवश्यक होता है। विचारों का बोध आपको सिर्फ पढ़ लेने से नहीं हो पाता, जब आप उन्हें अपने परिवेश, वातावरण और स्थितियों से जोड़कर देखते हैं। कोई हम समझ लीजिए, कोई हम कहानी पढ़ रहे हैं या कोई हम पोएम पढ़ रहे हैं, ओके। तो हमें कवि ने क्या फील लेकर उसे लिखा होगा वो हम फील कर सकते हैं। उसने क्या सोच के वो लिखा है वो हम फील कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसकी वैसी ही कुछ जुड़ी हुई बात होती है जो हमसे या हमारे जीवन के किसी किस्से से रिलेट कर जाती है। समझ रहे हो? तो यही बात होती है कि हम उससे रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए विचारों के बोध के लिए आपको पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी बहुत सी और अलग अलग विषयों की पुस्तकें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ती है। अपने आसपास की चीज़ों को देखना, उनके बारे में चिंतन करना तथा लोगों से विचार विमर्श करना भी उसके लिए ज़रूरी होता है। फोर्थ देखते हैं कि अंतर्निहित उद्देश्य को समझना। अभी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये वर्ड नया है, न्यू है मेरे लिए, तो उसमें क्या हो गया, हम जो संधि छुट्टी करो ऐसा गुजराती में आता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको करना चाहिए। जिस तरह हर रचना में विचार छिपे होते हैं उसी तरह हर रचना में कोई ना कोई उद्देश्य भी होता है। लेखक या कवि अपनी रचना के माध्यम से कोई ना कोई संदेश देना चाहता है, किसी समस्या को उठाने की कोशिश करता है और उस पर पाठक को विचार करने या सोचने के लिए उकसाना चाहता है। यानी कि कोई ऐसा कहानी हो या पोयम हो, किसी चीज़ के लिए अवेयरनेस के बारे में हो, तो हम ज़रूर उस पर सोचने लग जाते हैं।
है ना, कि उसका ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो क्या आपने ऐसा महसूस किया है? ज़रूर किया होगा। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी रचना को पढ़ने का अर्थ यह भी होता है कि उसके उद्देश्य को पूरी तरह समझा जाए, और ऐसा तब भी होता है जब आप पाठ को ठीक से पढ़ो, समझो और उस पर चिंतन मनन करो और अपनी कल्पना शक्ति के बल पर उसके विविध पक्षों को मन में उतारने की कोशिश करो। फिफ्थ टिप्स है कि शब्दकोश देखने की आदत। शब्दकोश में डिक्शनरी। ओके, कोई भी पुस्तक या पाठ को पढ़ते समय प्रायः ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शब्द सामने आते हैं कि जिसका अर्थ हमें ठीक ठीक मालूम नहीं होता, हमारे लिए वो वर्ड न्यू होता है, इसलिए तो प्रायः हम उसके निहितार्थों से काम चला लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन इस तरह के शब्दों का अर्थ जाने बिना उन्हें ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आपको नहीं पता और हम ऐसे ही पढ़ के छोड़ देते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, आपको उसका अर्थ ढूंढना चाहिए, जिससे आपका डिक्शनरी मीन्स आपका वोकेबुलरी भी बढ़ेगा, राइट। तो जैसे ही कोई कठिन शब्द सामने आए तो तुरंत उसका अर्थ शब्दकोश से सीख लेना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उसे जानने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयोग वहाँ क्यों किया गया है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। अगर कोई शब्द है उसका प्रयोग यहाँ पे क्यों करा गया, हमने देखा कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, राइट, सिचुएशन के हिसाब से, तो उस शब्द का क्या अर्थ होता है और उसको वहाँ पर क्यों सेट किया गया है उस वाक्य में, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इससे न केवल पाठ या चित्र को समझने में आसानी होती है, बल्कि आपका शब्द ज्ञान भी बढ़ता है। कई बार शब्दों के अभाव से लोगों को किसी बात लिखने में काफ़ी देर लग जाती है, कोई बात लिखने में देर लग जाती है। अगर आप कोई अपनी बात कहना चाहता है, उसे बहुत कुछ पता है, लेकिन उसके पास वो शब्द ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करे या कैसे बोले, है ना, तो उसके पास जो ज्ञान है उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, सही है। तो आपको हमेशा शब्दकोश के बारे में पता होना चाहिए, न्यू वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए पढ़ते समय एक शब्दकोश तो अवश्य साथ में रखना चाहिए। ये हमने जो पूरे चैप्टर में पढ़ा उसका एक पूरा कोठे के स्वरूप में यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इसको एक बार देख लेना शांति से, अपनी बुक को साथ में रखना और देख लेना कि गद्य की ये दो भाग किए गए हैं, तो अपनी बुक में वो देखना, ठीक है। फिर कैसे कैसे वो ये सब पार्ट्स के बनाए गए हैं, ये सब वो सब कुछ देखना, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। हमेशा एक बार चैप्टर पूरा होने के बाद फटाफट उसका रिवीजन करना। ओके, तो इस चैप्टर को हम यहाँ पूरा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।